अनेक क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में मजिस्ट्रेट साहिबान आप लोगों की आवाज का सैंपल लेकर उसको एनालिसिस के लिए एफएसएल में भिजवाने का हुक्म जारी कर देते हैं। तो आज हम इन्हीं ऑर्डर्स के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं कि ये कितने कानूनी रूप से सक्षम ऑर्डर्स होते हैं और सुप्रीम कोर्ट का इस बाबत क्या कहना है, लीगल लिखे हुए कानून का इस बाबत क्या कहना है। मान लीजिए किसी ने आपकी मोबाइल कॉल को रिकॉर्ड करके शिकायत के साथ पुलिस को पकड़ा दिया, तो संभव है कि एक सुबह पुलिस दरवाजे पर दस्तक देकर आपसे कहे कि आइए, आपकी आवाज का सैंपल चाहिए। यह देखना है कि रिकॉर्डिंग में सुनी गई आवाज कहीं आपकी ही तो नहीं है। उस समय आप अपने वकील साहब की यह बात पुलिस वाले को नहीं कह पाएंगे कि मुझे तो संविधान के आर्टिकल 20 भाग 3 की सुरक्षा प्राप्त है और मैं सैंपल नहीं दूंगा। तो सवाल यह है कि क्या आप पुलिस को कोई कानूनी बहाना बनाकर आवाज का सैंपल लेने से टाल सकते हैं? क्योंकि हुआ यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक नई जजमेंट में आपका यह कहने का अधिकार अब खत्म कर दिया है और पुलिस को तथा दूसरी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को यह हक दे दिया है कि वे जब भी चाहें आपको अपना वॉइस सैंपल देने के लिए कभी भी बुलवा लें और यदि आप ना आए तो आपके खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाएं। वॉइस सैंपल लिए जाने की कानूनी औचित्य पर कई बार अदालतों ने अलग अलग दृष्टिकोण से विचार किया, परंतु इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना था कि एक साधारण व्यक्ति के अधिकार और जांच एजेंसी की आवश्यकता के बीच कौन सा बिंदु वास्तविक न्याय के अधिक निकट खड़ा होता है। एक और वे लोग हैं जो लिखित कानून को सर्वोच्च मानते हैं। वे कहते हैं कि यदि आर्टिकल 20 भाग 3 का उल्लंघन नहीं हुआ तो चलो सब ठीक है, बाकी सब चीजों में हमें कोई तकलीफ नहीं है, आर्टिकल अपनी जगह बना रहना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ सामाजिक अनुभव रखने वाले लोग बहुत डरे हुए हैं। वे पुलिस के हाथों नागरिकों की प्रताड़ना से डर जाते हैं। उन्होंने देखा है कि पुलिस किस प्रकार से नागरिकों को अपने अधिकारों का शिकार बना लेती है। आप इसको कैसे देखते हैं, यह आपके अपने अनुभव से निकलेगा। आपने पुलिस के साथ अपने साक्षात्कार को कैसा पाया है, यह उससे निकलेगा। आइए अब हम इस केस के तथ्यों को जान लेते हैं। पश्चिमी बंगाल में दहेज हत्या के मामले में मृतका के परिवार ने पति पर आरोप लगाए कि उसने दहेज के लिए यह सब कुछ किया है। तो पति के कजिन ब्रदर ने, पति के एक रिश्ते के भाई ने मृतका पत्नी के पिता पर भी आरोप लगा दिए कि उसने एक अन्य व्यक्ति जो अब रेस्पोंडेंट नंबर 2 था, उसके माध्यम से पति पक्ष से पैसे की मांग की है और वरना उसको इस मामले में फंसाने के लिए धमकी दी है। और उस मांग की वॉइस रिकॉर्डिंग भी उस पति के कजन ने पुलिस को दे दी। पुलिस ने रेस्पोंडेंट नंबर 2 का वॉइस सैंपल लेना चाहा। भाई, आपके खिलाफ शिकायत है और ये आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग हमारे पास आई है, तो अपना सैंपल दो। तो इसके लिए आईओ ने मजिस्ट्रेट की अदालत में एक प्रार्थना पत्र दायर किया जिसमें दूसरे रेस्पोंडेंट का वॉइस सैंपल लेने की अनुमति मांगी गई थी। मजिस्ट्रेट ने सभी तथ्यों को देखा, जांच की आवश्यकता को देखा और इस आवेदन को, प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया। वॉइस सैंपल लेने का आदेश पारित कर दिया। ऐसा आदेश पारित होने से रेस्पोंडेंट नंबर 2 जिसने पैसे की मांग की थी, वह हाई कोर्ट पहुंच गया। हाई कोर्ट ने मजिस्ट्रेट के ऑर्डर को डिसमिस कर दिया। तो मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। यह सवाल हुआ कि क्या किसी व्यक्ति का वॉइस सैंपल लेने की प्रक्रिया कानूनी रूप से उचित है या आर्टिकल 20 भाग 3 के विरुद्ध है। आर्टिकल 20 भाग 3 में यह अधिकार दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके खिलाफ कोई एविडेंस देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। आज का केस है राहुल अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। स्पेशल लीव पिटीशन क्रिमिनल नंबर 5518 ऑफ 2025 थी, जिसे जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने 13 अक्टूबर 2025 को पारित किया था। सुप्रीम कोर्ट ने विस्तार से यह दोहराया कि उनके पुराने निर्णय रितेश सिन्हा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के फुल बेंच जजमेंट से यह साफ साफ हो गया है कि भले ही सीआरपीसी में वॉइस सैंपल लेने का कोई स्पष्ट प्रावधान मौजूद नहीं था, परंतु मजिस्ट्रेट के पास यह शक्ति अवश्य है कि वह केवल मटेरियल एविडेंस के आधार पर इस तरह का ऑर्डर पारित कर सके। कोर्ट ने फिर कहा
कि हमारा एक दूसरा केस था, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काठी कालू ओगढ़। वहां भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने एक निर्णय दिया था कि वॉइस सैंपल, आपके सिग्नेचर्स, आपकी हैंडराइटिंग, आपके फिंगरप्रिंट जैसी चीजें किसी व्यक्ति को स्वयं दोषारोपण की ओर नहीं ले जाती हैं। ये देने का मतलब यह नहीं है कि वे अपने खिलाफ एविडेंस दे रहे हैं, या इन सैंपल्स को देने से किसी व्यक्ति के खिलाफ एविडेंस तैयार हो जाता है। ये वस्तुएं तो व्यक्ति से केवल तुलना के लिए लिए गए मटेरियल होते हैं, और जब तक बाहर की इंक्रिमिनेटिंग सर्कमस्टांसेस ना हो तब तक किसी ऐसे एविडेंस से उनकी तुलना नहीं की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अब जो नया कानून BNSS 2023 आया है, उसके सेक्शन 349 में इस तरह की शक्ति को मजिस्ट्रेट के हाथों में स्पष्ट रूप से थमा दिया गया है। फिर आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भले ही BNSS लागू हो या पुरानी CRPC की बात चल रही हो, दोनों परिस्थितियों में वॉइस सैंपल लेना कानूनी रूप से पूरी तरह से वैध है, और यह संविधान के आर्टिकल 20 के भाग 3 का कोई उल्लंघन नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वॉइस सैंपल लेना आर्टिकल 20 के भाग 3 के खिलाफ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वॉइस सैंपल कोई गवाही नहीं है, ना ही ये कोई कन्फेशन है, ना ही ये कोई बयान है, बल्कि यह केवल एक सैंपल या नमूना मात्र है। जैसे फिंगरप्रिंट का नमूना ले लिया जाता है या सिग्नेचर का सैंपल ले लिया जाता है, यह उसी तरह का एक सैंपल है। यह वॉइस सैंपल किसी को दोषी नहीं बनाता और ना ही किसी व्यक्ति को अपने खिलाफ बोलने के लिए मजबूर करता है, इसलिए यह सेल्फ इंक्रिमिनेशन की परिभाषा में नहीं आता है। इसलिए वॉइस सैंपल देने को यह नहीं कहा जा सकता है कि कोई व्यक्ति अपने खिलाफ एविडेंस दे रहा है। कानून के विद्वानों का मत है कि सुप्रीम कोर्ट ने केवल कानून की मंशा स्पष्ट की है, वह खौफ अभी भी लोगों के दिमागों में तैरता है कि पुलिस और कोर्ट के जाल में उलझने का क्या मतलब होता है। एक अंधी दौड़ को दौड़ना पड़ता है और बीच में विश्राम का भी कोई विकल्प नहीं दिया जाता। सुप्रीम कोर्ट के लिए यह एक तुलना मात्र है, लेकिन एक आम आदमी के लिए तो यह शोषण और पीड़ा के लंबे दौर का शुरुआती बिंदु है। ऐसे हालात में इंडियन लीगल सिस्टम अपने अनुभव और कंसल्टेशन के माध्यम से बचाव के सही रास्तों को कैसे ढूंढा जाए, यह आपको सुझाता है। इंडियन लीगल सिस्टम आपको बताता है कि कानून कैसे आपकी ताकत तो बने, लेकिन कैद की कोठरी ना बने। हमारा स्पष्ट मत है कि इस तरह के सैंपल्स, हैंडराइटिंग, फिंगरप्रिंट्स आदि केवल तभी लेने चाहिए जब आरोपी उसकी स्वीकृति दे दे, अपनी मर्जी से दे दे। आरोपी की आइडेंटिटी का, उसके निजता का कोई उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए जब आरोपी ऐसी परिस्थितियों में फंस ही जाए तो सवाल है कि वहां से बाहर कैसे निकले। यहां से बाहर निकलना तभी संभव हो सकता है यदि पूरे केस रिकॉर्ड के साथ उस परिस्थिति का अध्ययन किया जाए और अनुभवी सीनियर्स आदि के साथ बाहर निकलने का रास्ता खोजा जाए। हमारा इंटेंसिव कंसल्टेशन इसी तरह का प्रोग्राम है जहां आप और हम मिलकर कानूनी समस्याओं से बाहर निकलने का रास्ता तलाशते हैं। लीगल प्रॉब्लम कैसी भी हो, रास्ता तो निकलता ही है, आरोपी बचते ही हैं। बशीर बद्र का एक शेर है, उन्हें था शौक मेरी उम्र घटाने का बहुत, उन्हें था शौक मेरी उम्र घटाने का बहुत, मैं बच गया तो समझो दुआओं की जीत हुई है। हमारा ध्येय है कि किसी पर झूठा आरोप ना लगे तो हम उसको बचा पाएं। इसलिए हम अपने हर मेंबर को हर मुमकिन कानूनी सहायता देते हैं, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन तैयार करते हैं, इंटेंसिव कंसल्टेशन देते हैं, 138 NI एक्ट की बात को समझाते हैं। सिविल हो या क्रिमिनल हो, हर केस में हम आपकी मदद करते हैं। आप भी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज भेजकर मेंबर बनने का तरीका जान सकते हैं। अपने केस के विजेता बनने के लिए, बेहतरीन एडवोकेट बनने के लिए आप इंडियन लीगल सिस्टम की सहायता ले सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर सारी जानकारी आपको अपनी सरल भाषा में प्राप्त होगी। आप वेबसाइट को देखें और अध्ययन करें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। प्रणाम।